एक लड़का जो राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा, उसने जेई मेंस दिया। उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर गया। वहाँ से उसने एक कंपनी शुरू की। तो वहाँ मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं स्टार्टअप करूँ, कंपनी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में पहुँच गया और गांव का पहला आईआईटीएन बना। चलो मैं इंजीनियर बन के मेरा भला कर सकता हूँ, क्या मैं गांव का भला कर सकता हूँ? वहाँ से एक मेरा माइंड सेट चेंज हो गया कि मेरे को अब मेरे गांव के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करना है। महेंद्र जी, बहुत बहुत आपका वेलकम। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ये एक टर्निंग मोमेंट है कि हम इस एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यूअर्स के लिए उतना अच्छा हम लोग वैल्यू दे पाएँ जिससे उनको समझ में आ पाए स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ कैसे होती है, एक बिजनेस कैसे 0 to 1, 1 to 100 जाता है, किस तरीके से आपको गवर्नमेंट्स हेल्प कर सकती हैं, किस तरीके से आप इक्विटी उठा सकते हैं। बट ये सारी बातें हम करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। अभी हम जो बातें करने जाएंगे वो स्टार्ट करेंगे आपके बैकग्राउंड से। एक लड़का जो राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा, उसने जेई मेंस दिया। उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर गया। वहाँ से उसने एक कंपनी शुरू की जो कि आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ की वैल्यूएशन टच करने जा रही है। तो ये जर्नी कैसे बिगिन हुई, एकदम एकदम इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल। किस तरीके से आपका कॉलेज जाना और वो सारी चीज़ें हुई? जर्नी तो जैसी भी है, जो भी है, अच्छी चल रही है अभी तो। पर स्टार्टिंग के दिनों से अगर मैं बात करूं तो मेरी 5वीं तक की स्कूलिंग है गवर्नमेंट स्कूल से हुई, जहां मैंने सिर्फ स्कूल जाना सीखा। 5वीं तक हमारी कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन हुई नहीं। बेसिक सी जो हम लोग बोलते हैं कि ए से जेड तक की, वो वहाँ तक की भी स्कूलिंग हमारी 6 क्लास से हमारी स्कूलिंग मेनली जनरली इन सेंस की स्टार्ट हुई, जो कि प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टार्ट, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल के नहीं। मेरे पिताजी भी टीचर है। पर वहाँ मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं स्टार्टअप करूँ, कंपनी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वहाँ मैंने सिर्फ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की जॉब ही देखी थी। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई करी। मेरी 10th में अच्छे मार्क्स आए, गांव में मैंने टॉप किया, 12th में मैंने टॉप किया। तो गांव में सारे लोग बोलने लगे कि ये लड़का इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो अब 12th पास कर ली, हमें पता नहीं था इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो मैंने सुना कि कैसे जेई की तैयारी करते हैं, तो मैं कोटा चला गया। कोटा गया तो वहाँ पे भी मेरी जो एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम से थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप बनने लग गया कि एक इंग्लिश मीडियम का लड़का जो अच्छे मार्क्स लेके अच्छी रैंक आ रही है, और एक हिंदी मीडियम का लड़का जो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलता, क्योंकि मारवाड़ी बैकग्राउंड से गया था। अब मारवाड़ी बैकग्राउंड से जाते हैं तो हिंदी सीखने में एक स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल के साथ में क्या, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ से मेरा एक बैकग्राउंड मैथ का रहा है। तो मैथ के बैकग्राउंड जब मेरे को साथ मिला तो वहाँ से मैंने जेई क्रैक कर लिया, और जेई क्रैक करके मैं आईआईटी चला गया। और 2016 से 20 तक मेरी आईआईटी की जर्नी रही। और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, वहाँ पे एक टारगेट हो गया था कि अब मेरे को इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में पहुँच गया और गांव का पहला आईआईटीएन बना। और गांव के पहले आईआईटीएन की भी यही सोच थी कि वो एक इंजीनियर बने और गांव का नाम रोशन करे। पर 16 से लेके 20 तक की जर्नी के अंदर मेरे को ये समझ में आया कि चलो मैं इंजीनियर बन के मेरा भला कर सकता हूँ, क्या मैं गांव का भला कर सकता हूँ? गांव के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि एग्रीकल्चर की जो सप्लाई चेन है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे ही गांव वाले परेशान हो रहे हैं कि वही गेहूँ निकालते हैं खेत से, मंडी ले जाते हैं, वहाँ पे बारिश हो जाती है, फिर वो वही सेम प्याज के अंदर चलता है। हमारे इधर गाँव के अंदर अगर मैं कुचामन सिटी एरिया की बात करूँ तो मूँगफली और प्याज बहुत होते हैं। एक साल उनको स्टोर करो, अच्छी रेट नहीं मिलना, प्रिक्योरमेंट अच्छा नहीं होना, सप्लाई चेन अच्छी नहीं होना। बड़े किसान होते हैं, वो छोटे फार्मर्स का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, सस्ते भाव में महंगे भाव में बेचते हैं, खुद मार्जिन खा जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी। तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, इंजीनियर बन गया, मेरा भला हो गया, गाँव वालों का क्या भला हुआ। ये देखते देखते इंडिया के अंदर तब तक स्टार्टअप्स का बूम भी स्टार्ट हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च कर दिए थे। तो 2019 के बाद में मैंने क्या, कॉलेज के अंदर से ही कनेक्टिविटी बढ़ा ली अपनी इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ में। इंक्यूबेशन सेंटर, अगर मैं आपसे एक छोटा सा ओवरव्यू जानना चाहूँ, जब रिसेंटली इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हुआ था
देश में, तो इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता था? उस टाइम इंक्यूबेशन सेंटर कुछ नहीं, लाइक या फिर मैं आईटी। अगर उसको थोड़ा और इजी कर दूं, तो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? ओके, मैं अगर बाई वन ग्राम और मेरी जर्नी के बारे में इंक्यूबेशन सेंटर्स की अगर भूमिका बताऊं, तो मेरा जो आइडिया था वो इंक्यूबेशन सेंटर में जो स्टार्टअप वर्क करते हैं उनके साथ में वर्क करते ही मेरा माइंड डेवलप हुआ कि मेरे को भी स्टार्टअप करना चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर, सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन को साथ में लेके। हम्म। तो मैं जब कॉलेज के साथ में इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर 2 घंटे 3 घंटे वर्क करने लग गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि स्टार्टअप्स को भी हेल्प रहे। और वहाँ से एक मेरा माइंड सेट चेंज हो गया कि मेरे को अब मेरे गांव के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करना है। तो वहाँ से मैं एग्रीकल्चर के अंदर और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के बारे में और टेक के बारे में सोचना चालू कर दिया। तो महेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर वाले सिर्फ आपको एक जगह देते थे अपने बिजनेस को बनाने के लिए, या फिर आपको ये अलग अलग लोगों से मिलवाते थे जो कुछ ना कुछ अपनी अपनी फील्ड में बना रहे हैं? उस टाइम इंक्यूबेशन सेंटर जब 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो ये सिर्फ एक ऑफिस स्पेस के लिए स्टार्ट हुआ था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ रहेगी। ये फंड्स वगैरह तो 2020 के बाद में ऐड होना चालू हुए इंडिया के अंदर। 2018-19 के आसपास तो सिर्फ स्पेस मिलता था और वहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज़ मिल जाती थी कि आपको बेसिक कंप्यूटर मिल गए, बेसिक बैठने के लिए स्पेस मिल गया, टीम को बैठाने के लिए स्पेस मिल गया। वहाँ से मतलब स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो जा सकते हैं और अपनी एक कंपनी को बिल्डअप कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल से। तो ये जो इंक्यूबेशन था आपके कॉलेज के अंदर था? आईआईटी खड़गपुर का इंक्यूबेशन था ये? नहीं, ये कॉलेज का इंक्यूबेशन सेंटर नहीं था, ये प्राइवेट वहाँ के सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर था, गवर्नमेंट का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट हो गई बात कि आप किस तरीके से आपने चीज़ें ओवरऑल करी। स्टार्ट करते हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर स्टार्टअप को लेकर कि क्या माहौल रहता था जब आप कॉलेज में थे? उस समय कॉलेज कितना स्टार्टअप के बारे में बात करता था? जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम स्टार्टअप की कोई बात भी नहीं करता था, सब यही बात करते, गूगल, फेसबुक, जॉब की बात करते जॉब थे लग सर जाए कि किसी तरीके से। मैं, हाँ, हम लोग की गूगल ज्वाइन कर लें, फेसबुक ज्वाइन कर लें, अच्छा पैकेज उठा लें सीआर के अंदर। स्टार्टअप्स और कंपनीज बनाने की कोई नहीं सोचता था। लाइक बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने अगर स्टार्टअप्स बनाए भी होंगे तो उन्होंने कम से कम 5 या 7 या 10 साल जॉब करके उसके बाद में अपनी कंपनी स्टार्ट करी है। पर मेरा आइडिया तो यही था कि स्टार्टिंग में एक बार में अगर जॉब में फंस गया तो आपको पता ही है मारवाड़ी फैमिलीज़ के अंदर शादी वादी फिर जल्दी हो जाती है और फैमिली के चक्कर में पड़ने के बाद में निकलते नहीं हैं लोग जल्दी। फिर वो जॉब के अंदर फंसे। तो मेरी एक सोच थी कि मैं स्टार्टिंग से ही जो जॉब का आइडिया है उसको कैंसिल करके मेरी जो जर्नी है आगे की कॉलेज के बाद की उसको मैं स्टार्टअप और कंपनी को बिल्डअप करने में ही लगाऊंगा। तो 2020 के अंदर मैंने जब इंक्यूबेशन सेंटर में मेरा आइडिया डेवलप किया, एग्रीकल्चर, किसान और फार्मर्स और मेरे बेसिक जो गांव की प्रॉब्लम थी उसको लेके जी, और सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन पे मैंने काम वहाँ से स्टार्ट कर दिया और मेरी कंपनी का नाम रखा बाई वन ग्राम। कि किसान के खेत से जो एक एक दाना निकलता है उसका सही तरीके से यूज हो, सही तरीके से उसका प्रोक्योरमेंट हो, सही तरीके से वो सही लोगों के पास पहुँचे और एक एक ग्राम का दाम मिले फार्मर को। तो सही तरीके से यूज़ हो, सही से प्रोक्योरमेंट हो और एक एक लोगों को सही तरीके से इसका वैल्यू मिले, दाम मिले। बाय वन ग्राम, बाय वन ग्राम क्या है? किस सोच के साथ आपने शुरू किया और एग्जैक्टली आप क्या करते हैं अपने बिजनेस में? अभी और आपने ये कौन से ईयर में शुरू किया था बाय वन ग्राम? ये 2020 के बाद में, 2020 के अंदर मैं पास आउट हो गया था और 2021 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 2021 में मोटा मोटा आपने हाँ, बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। हाँ। और जब स्टार्ट किया था तो आप कितने रुपए से स्टार्ट किया था? आपने कितना हाथ में था ओके, आपके? जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल था। लाइक मैंने कभी जयपुर नहीं आया था, मैं जयपुर से, मेरा गांव 120 किलोमीटर दूर है। आप पर कुचामन से? हाँ, मैं कुचामन सिटी हूँ, पर मैं कभी जयपुर नहीं आया। हाँ। और राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो जयपुर से कंपनी स्टार्ट करना बेटर लगता था मेरे को उस टाइम, क्योंकि मैं कॉलेज से आया था राजस्थान से और तो जयपुर से स्टार्ट करने की सोचा। और फर्स्ट टाइम मैं जयपुर इसीलिए आया था कि मेरे को यहाँ कंपनी स्टार्ट करनी है। और वहाँ से गाँव से आके मैंने सिर्फ कंपनी रजिस्टर करी एक रेंट रूम लेके, उसके अंदर रूम रेंट पे लिया और वहाँ पे मैं कंपनी रजिस्टर करी। वहाँ पे मैं प्रोडक्ट लेके आता था और वहाँ पे मैं उनको क्लीन करके हाथ से और पैक करके मार्केट के अंदर अपनी ब्रांड से सेल करने लग गया था। शुरू में अपन कितने लोग जो थे? कैपिटल थी मेरे पास में 2 लाख रुपए की कैपिटल थी। 1 लाख रुपए मैं मेरे दादाजी की पेंशन से लेके आया था। अच्छा, और हाँ, ये बड़ा यूनिक था। और ओके। 1 लाख रुपए मैंने उधार लेके आया था दोस्तों से।
2 अच्छा। लाख रुपए थे, उसमें से मैंने प्रोडक्ट डेवलप करने के अंदर 75,000 रुपये के आसपास लगा दिए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 1,20,000 की मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, टेम्पो, जिसके ऊपर मैंने ब्रांडिंग करी थी 52 ग्राम की, कि ये मार्केट में चलेगी तो कम से कम 52 ग्राम का नाम दिखेगा लोगों को। और तो उसके ऊपर जैसे ही खरीद के मैंने मार्केट के अंदर उतारी, उसके ऊपर 75,000 रुपये का चालान आ गया ऊपर से। 75,000 का चालान? हाँ, 75,000 रुपये का चालान आ गया, और वो चालान भी मैंने उसी गाड़ी के ऊपर लोन लेके फिर किस्तें भरी है। अच्छा, हाँ तो आपका स्ट्रगल तो थोड़ा रहा हाँ, है स्ट्रगल सर, शुरू स्टार्टिंग, शुरू हाँ में तो बहुत स्ट्रगल स्टार्टिंग के रहा। 2 साल के अंदर बहुत डीपली स्ट्रगल रहा, क्योंकि रिटेलर्स के पास भी प्रोडक्ट जाता था, वो रिजेक्ट कर देते थे। तो हम लोग अभी किस तरीके से सामान बेच रहे हैं? अभी आप बाय वन ग्राम में क्या एग्जैक्टली अपन अपन रिटेलर हमारा कस्टमर है या डायरेक्ट कस्टमर हमारा कस्टमर है? हमारा एक्चुअल कस्टमर कौन है? देखो, जैसे जैसे मैंने 52 ग्राम की जर्नी 2021 से स्टार्ट करी, उस टाइम हम लोग काम करते थे कि सिंपली मंडी से प्रोडक्ट लेके आते थे, क्योंकि इतना कैपिटल और इतनी बड़ी टीम थी नहीं। तो हम सिंपली सिर्फ नाम के ऊपर काम करते थे कि हम मंडी से प्रोडक्ट लेके आए, उसको पैक किया और मार्केट रिटेल के अंदर उसको सप्लाई कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टीम भी बढ़ी, हमारे पास पैसा भी आया और इन्वेस्टर्स को भी ऐड किया, तो अभी जो 52 ग्राम काम करती है, वो 52 ग्राम एफ के साथ मिलके उनके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर डायरेक्टली विदाउट ए लॉन्ग, लाइक मंडीज़ को हम बाईपास कर देते हैं, स्टॉकर्स को हम बाईपास कर देते हैं, डायरेक्ट एफ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 1,000-2,000 फार्मर्स होते हैं, वहाँ फार्मर्स अपना प्रोडक्ट इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं से पैक होता है, वहीं से वैल्यू एड हो जाती है, वहीं प्रोक्योरमेंट होता है, और वहाँ से डायरेक्ट रिटेलर्स को वो चला जाता है। अब होता क्या है इन बिटवीन की, जैसे इंडिया के अंदर क्या पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस की मैं बात करूँ तो 15% के आसपास है, बाकी कंट्रीज़ में ये 3-4% के आसपास है। इंडिया के अंदर अगर कमोडिटी के अंदर बात करें तो 15% के आसपास पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है। तो इस 15% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को हमने बाईपास करके 2-3% के ऊपर ले आए, ताकि फार्मर्स अपनी ब्रांड, अपने प्रोसेस को मार्केट के अंदर उतार पाए। तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि अब आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई भी फार्मर अपने खुद के अनाज को या कोई भी चीज़ है उसको डायरेक्टली यस, सेल कर सकता हमने हमारी ब्रांड के अंदर 31 प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं। कितने? 31। ठीक है। जो कि राजस्थान के 10,000 प्लस रिटेलर्स के पास में अभी अपडेटेड है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारी हमारी रिटेल स्टोर्स की लोकेशन मार्क्ड है और उनके ऊपर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन है। आपके अगर घर के पास में भी अवेलेबल हो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो अभी हमने, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई एम द कस्टमर ऑफ बाय वन ग्राम, बाय द वे। यस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एफ के साथ मिलके हम, हमारा जो डिजिटली मार्केट प्लेस है उसके बारे में, तो उसका नाम है फ्रेश स्टॉक। फ्रेश स्टॉक। तो फ्रेश स्टॉक के ऊपर क्या होता है कि कोई भी एफ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, और लिस्ट करके वो हमारी सप्लाई चेन के अंदर, लाइक हमारे सेल्स पर्सन मार्केट के अंदर है, वर्क कर रहे हैं, वो ही उस फ्रेश स्टॉक के थ्रू एफ और फार्मर्स की जो ब्रांड है वो डायरेक्टली मार्केट के 10,000 रिटेलर्स को पहुंच जाएगा, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट प्लेस के थ्रू। ठीक है, समझ गया। तो पहले ये चीज़ कैसे होती थी? पहले जैसे मैं बात करूं लाइक मार्केट की, तो मार्केट में क्या होता है, जैसे छोटा फार्मर होता है वो बड़े फार्मर को बेचता है, बड़े फार्मर होता है वो किसी मंडी में ले जाके सेल करेगा, आड़तिया के थ्रू मंडी टैक्स लग जाते हैं। फिर जो आड़तिया होता है या फिर मंडी के अंदर जो खरीदार होते हैं वो स्टॉकर्स को सेल कर देते हैं कि तुम लोग स्टॉक करो, जब भी मार्केट को या डिमांड सप्लाई का गेम हो उस टाइम आप इसको सेल कर दीजिए। राइट। उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट के लिए जाता था, लाइक पैकेजिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, वहाँ से वो पैक होता था, पैक होने के बाद में वो रिटेलर्स के पास में आता था। ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 8 से 9 स्टेप्स है जिनके अंदर सप्लाई चेन हो रही है 0 टू एंड तक। तो आपने टाइम टेकिंग प्रोसेस को साइड कर दिया? यस, हमने उसी प्रोडक्ट को 3 स्टेप में कंप्लीट किया, एफ फ्रेश स्टॉक और रिटेलर। अच्छा। 4th स्टेप के अंदर वो कंज्यूमर को पहुँच जाता है वो प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि आपका जो बाय वन ग्राम है ये डिजिटल जा रहा है एक नाम के साथ, जिसका नाम है फ्रेश स्टॉक। ठीक है। तो मुझे अभी तक 2 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई कि आपने कॉलेज में जाकर एक प्रॉब्लम देखी कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा हेल्प हो सकती है बाय वन ग्राम। यस। उसको देखते हुए आपने 2 लाख रुपए लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया और आज आपको 4 से 5 साल ऑलमोस्ट हो गए। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और ये शायद 5वां साल है। हर साल में अलग अलग डिफ़िकल्टीज आई होंगी,
अलग अलग प्रॉब्लम्स आई होंगी, अलग अलग हर्डल्स आई होंगी। हर एक प्रॉब्लम को, हर एक हर्डल को आपने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया होगा या कर रहे होंगे आज भी। मुझे आज आपसे ये जानना है कि आज बाय 1 ग्राम कितना बड़ा है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल से क्या रेवेन्यू बाय 1 ग्राम ने अटेन किया है? ओके, मैं रेवेन्यू की बात करूं तो हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर जो रेवेन्यू हमारा था वो करीबन 2 लाख के करीबन, और पूरे एक साल में? पूरे एक साल में। उसके बाद हमने 75 लाख, दूसरे सेकंड ईयर यू आर एट 75 लाख। 75 लाख। ओके। उसके बाद हमने जो रेवेन्यू मारा वो 6 करोड़ के आसपास। तो 75 लाख से सीधा 6 करोड़ आप 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू Yes, आपने sir. तीसरे साल में मारा। यस। ओके। और अभी हमारा टारगेट है कि हम करीबन 15 CR के आसपास। This year? यस। ठीक है, तो यानी 4 साल पहले जिसकी वैल्यू या जिसकी रेवेन्यू 2 लाख थी, आज वो 15 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठी है कंपनी। अब मुझे इसका गणित बताओ सर, कि आज आपने क्या ऐसी चीज़ें की जो और लोगों ने नहीं की? क्या ऐसी चीज़ें आपने पहले देख ली या पहले समझ ली जो और लोग नहीं देख पाते? किन अच्छे लोगों का साथ आपने पकड़ लिया, किन बुरे लोगों का साथ आपने छोड़ दिया? क्योंकि बिजनेस में किसी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, हर किसी का अपना एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में लाइक मेरा बिजनेस का पहला ईयर था, उस टाइम मैं काम करता था तो मैं सिंपली मंडी से गया, प्रोडक्ट लेके आया, उसको अपने ब्रांड के अंदर पैक किया, सेल कर दिया। तो मेरे को वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि मेरे को बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत सारी चाहिए, ताकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके आऊँ, उसको पैक करूँ और मार्केट के अंदर एक बार के लिए मेरी ब्रांड को अलग अलग रिटेल स्टोर्स पे सेल होने के लिए छोड़ूँ। पर जब मेरे पास में कैपिटल होगी तभी वो प्रोडक्ट मैं प्रोक्योर करके रिटेलर्स को सेल कर सकता हूँ। राइट। तो इसके लिए मैंने अलग अलग सोर्सेस लगाई। लाइक ये बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फ्रॉड किस तरीके से? फ्रॉड क्वालिटी वाइज भी हो सकता है, पेमेंट वाइज भी हो सकता है। लाइक मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपकी आज एक एक्स रेट है, लाइक कोई भी, लाइक मैं बोल दूँ काला चना, काले चने की रेट अगर मैं आपको बोल दूँ 73 में मैं आपसे 30 टन ले रहा हूँ, और कल रेट हो गई 69। लाइक कमोडिटी है, डेली रेट चेंज होती है। राइट। तो मैं आपसे नहीं लूँगा, अब जबकि आपके लॉस हो गया है रेट डिफरेंस का। तो पेमेंट के अंदर भी फ्रॉड हो जाता है। आपने क्वालिटी मेरे को सही नहीं भेजी, तो क्वालिटी के अंदर भी फ्रॉड हो जाता है। तो इस टाइप के फ्रॉड है। तो इनको समझने के लिए मैं रेगुलरली मंडी जाना चालू किया, वहाँ के लोगों के साथ बैठना चालू किया कि ये एक्चुअल में गेम क्या है आगे का। किसान से मंडी तक आना बहुत ईजी है, मंडी से आगे जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर काउंट साइज, मॉइस्चर, बहुत सारी पैरामीटर्स आ जाते हैं कमोडिटी के अंदर, कि किसी भी प्रोडक्ट का काउंट साइज क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर क्या है, किसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने लगते हैं, कहाँ से कहाँ तक लगते हैं, पैकेजिंग चार्जेस कितने लगते हैं। राइट। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या कैपिटल लगती है। अब कैपिटल हम जब भी इन्वेस्टर्स को पिच करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जबकि कमोडिटी जो मार्केट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 1%, 2%, 3% मैक्सिमम मार्जिन होता है। तो कोई भी इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था स्टार्टिंग फेजेस के अंदर। मैंने पिच भी किया बहुत सारे लोगों को, पर उन्होंने रिजेक्ट करते गए। फिर मैंने ट्राई किया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रखी है स्टार्टअप्स को बेसिक सीड फंडिंग देने के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स? यस, गवर्नमेंट की स्कीम्स। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मेरी पहली जो जिसके अंदर मैंने कनेक्शन बनाया वो थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई आई स्टार्ट भामाशाह टेक्नोहब, जिसके अंदर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट भी किया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, फंड वाइज भी किया जाता है, गाइडेंस भी दिया जाता है, मेंटरिंग भी की जाती है। बहुत सारी गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मेंटर्स है आई स्टार्ट के अंदर, जो स्टार्टअप्स को इनिशियली स्टेज पे हेल्प करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट की एक फंडिंग स्टेज भी है। तो महेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने जिस चीज़ का सहारा लिया वो गवर्नमेंट फंड से? यस, वहाँ पे मेरे को 2,40,000 की गवर्नमेंट की स्कीम से मेरे को फंड मिला। तो मतलब अच्छा, सो आपने आई स्टार्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का कोई स्टार्टअप को मोटिवेट या फिर स्टार्टअप को इनिशियल बूस्ट देने के लिए कोई प्रोग्राम है, उसमें आपने रजिस्टर किया होगा, उसमें आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ होगा, एंड वहाँ पे आपको ग्रांट मिली। और आपने इंक्यूबेशन भी बताया, उनका इंक्यूबेशन भी इंक्यूबेशन सेंटर है भामाशाह टेक्नोहब नाम से। ठीक है, आई स्टार्ट। ठीक है। तो वो इंक्यूबेशन और जो आपके कॉलेज वाला इंक्यूबेशन था, दोनों में कितना दोनों में अंतर था, क्योंकि वहाँ पे फंड नहीं थे। वहाँ कॉलेज वाले में कहाँ कॉलेज? अच्छा। अभी तो वहाँ पे भी फंड्स है, उस टाइम गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी फंड्स की कि स्टार्टअप्स को फंड कैसे दिया जाए। हाँ, पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई थी। 2021-22 आते आते ये पॉलिसीज़ क्लियर हो गई, स्टार्टअप्स को फंड मिलना चालू हो गया। उससे पहले भी फंड मिलते थे, पर बड़े फंड्स मिलते थे,
लाइक अलग स्कीम से स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ, उसके बाद से स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी बनी फंड्स ग्रांट की, कि बिना कोई इक्विटी लिए हम आपको पैसे देंगे, आप अपना स्टार्टअप बनाओ, आप लोगों को जॉब दो, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इस टाइप के। अच्छा, ओके। तो आपको इनिशियल बूस्ट मिला फिर आई स्टार्ट के थ्रू? यस, आई स्टार्ट के थ्रू मेरे को बूस्ट मिला। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे बहुत सारे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, मैं आपको एक नाम बताऊं, ये GSEA ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। अच्छा। हाँ, जो कि ईओ जयपुर ने करवाया था उस टाइम। ईओ? हाँ, ईओ। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे भी मैं विनर रहा, वहाँ पे भी मेरे को केस प्राइज़ मिला। केस प्राइज़ के साथ में मेरे को बहुत सारे इन्वेस्टर्स से भी कनेक्शन हुआ वहाँ पे। आपको लगता है ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी यंग फाउंडर्स के लिए जो अपने स्टार्टअप को एकदम इनिशियल में स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए क्या ये पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है कि वो इंक्यूबेशन पे अप्लाई करे? यस, ये इंक्यूबेशन किसके लिए है सर? इंक्यूबेशन उनके लिए है जिनके पास फंड्स नहीं है पर आइडिया है। जिसके पास सिर्फ आइडिया है वो भी इंक्यूबेशन के लिए जा यस, सकते हैं? जा सकता है सिर्फ। अच्छा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फंड देती है कि आप आइडिया को प्रोटोटाइप बनाओ, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करो और उसके ऊपर और फंड उठाओ। और ये हर स्टेट के लिए है या फिर राजस्थान का बता रहे ये हैं? राजस्थान की मैं पॉलिसी बता रहा हूँ, अभी तो हर स्टेट के अंदर है, लाइक यूपी, बिहार, ठीक है। गुजरात। लेकिन राजस्थान थोड़ा बुलिश है। यस, राजस्थान थोड़ा सा एग्रेसिव था तो पहले सेकंड नंबर पे आ गया था। राजस्थान से आगे भी लाइक हैदराबाद है, मैंने सुना। हाँ, हैदराबाद में थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर को लेकर के बूम ज़्यादा है जनरली। तेलंगाना वगैरह बोल हाँ। सकते हैं। तेलंगाना में भी अच्छा बूम है बेंगलोर की वजह से। ठीक है। तो अब आपने थोड़ा सा स्टार्ट किया था ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड करके कुछ। हाँ, हाँ जी, तो उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? आप इसमें भी आपने अप्लाई किया था? ओके। ये ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड होता है जो कि ग्लोबल लेवल पे होता है। हाँ, एक ईओ करके संस्था है, वो इसको जगह जगह पे करवाती है। लाइक राजस्थान के अंदर ईओ जयपुर करके कराती है, ऐसे ईओ दिल्ली है, ईओ बेंगलोर है। तो ये ईओ जयपुर में इवेंट होता है, इसके अंदर टॉप 3 को प्राइज़ मनी मिलता है। तो वहाँ मैंने, प्राइज़ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कनेक्ट होते हैं आपके, कि जो भी विनर्स रहते हैं उनको इन्वेस्टर्स अपने आप टच कर लेते हैं। तो वहाँ से भी कुछ हेल्प हुई। इसके साथ में मैं जैसे आपको बताऊँ, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं कि स्टार्टअप कंपटीशन के, कि इसका आइडिया अच्छा है, एकदम लेटेस्ट आइडिया या फिर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मुंबई के अंदर भी बहुत सारे इवेंट हुए, वहाँ पे भी मैं गया, तो वहाँ पे भी मैंने केस प्राइज़ जीते। तो वहाँ से जो कैपिटल आई मैंने स्टार्टअप में लगाई। राइट। तो वहाँ से मेरे को एक बूस्ट मिला कि चलो ठीक है, मेरे को आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल है मेरे पास में, खर्चे वर्चे निकल रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को टच कर सकता हूँ। वो भी ग्रांट थी? हाँ, वो भी ग्रांट थी। अच्छा। अवार्ड मनी थी वो। तो सर ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है इन ग्रांट्स की? मतलब आज के टाइम पे अगर मेरे जैसा कोई इंसान या फिर कोई बच्चा जो अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया है, किसी न किसी आइडिया पे वो काम करना चाहता है, या फिर इसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको स्टार्टअप के लिए जो इतने मल्टीपल ग्रांट्स हैं जो आपने मुझे बताई, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है आज के टाइम पे? स्टार्टिंग के अंदर मेरे को भी नहीं पता था कि स्टार्टअप्स को फंड मिलते हैं या नहीं मिलते। मेरे को भी नहीं पता था कि हाँ स्टार्टअप्स को फंड मिलते हैं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि मेरे को करना है। फिर मैं कनेक्ट हुआ, एक हमारे ही रिलेटिव है या फिर ऐसे बोल सकते हैं हमारे पड़ोस के गांव है, जो हमसे सीनियर भी थे, वो खुद IIIT से पास आउट है, राजेंद्र लोरा। उनसे मैं टच में आया, उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स को फंड मिलते हैं, मैंने भी उठाए, आप भी ले सकते हो। फिर उनके थ्रू मैंने उनको लिंक्डइन पे प्रोफाइल को फॉलो करना चालू किया। उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि कोई भी इंक्यूबेशन को हम फॉलो कर लेते हैं या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी को अगर हम फॉलो कर लेते हैं। लाइक मैं आई स्टार्ट की बात करूँ तो आई स्टार्ट को मैंने लिंक्डइन पे फॉलो कर लिया। अब आई स्टार्ट की जो भी स्कीम्स आती है या जो भी फॉर्म्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती है, वो सारी लिंक्डइन पे आती है। अच्छा। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब किसी को भी अगर ग्रांट्स के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना है तो इसको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको वेबसाइट्स उनकी देखनी पड़ेगी कब उनकी एप्लीकेशंस ओपन हो रही है। ओके। तो आपका इनिशियल बूस्ट स्टार्ट हो गया था 2.5 लाख रुपए से, जो आपको आई स्टार्ट के थ्रू मिले? यस। फिर वहाँ से जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? फिर क्या प्रॉब्लम्स आने लगी? फिर नई प्रॉब्लम्स क्या थी? फिर जब बेसिक कैपिटल हमें मिल गई तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर ली कंपनी, और बेसिक सा ऑफिस बना लिया, टीम के अंदर 1-2 बंदे रख लिए। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे सर मैं, कि आपने अभी बोला प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर ली, पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर नहीं थी, कैसी थी? पहले हम बोलते थे कि प्राइवेट लिमिटेड है पर थी नहीं। सोल प्रॉपर्टीशिप थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। लाइक हमने स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मेरे को करना है, पर ठीक है कैपिटल की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। लाइक सीए के कनेक्शन नहीं थे हमारे पास में। अच्छा। तो फिर जब हम आई स्टार्ट से जुड़े थे, हमें सीए वगैरह के कनेक्शंस मिले, हमने कंपनी रजिस्टर करी। फिर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉपर रजिस्टर करके स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर वहाँ से आपकी ग्राफ और जर्नी किस तरीके से आगे बढ़ी?
फिर 2,40,000 रुपये जब मिल गए तो 2,40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब 2 लाख जिसके से पास कुछ नहीं उसके लिए बहुत बड़ा हाँ, अमाउंट है। जब 2 लाख थे हमारे पास में, 2 लाख को हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा दिया। अब 2,40,000 है तो हमने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोक्योरमेंट बढ़ाई, रिटेलर्स बढ़ाए, तो हमारे नंबर्स दिखने लग गए लोगों को कि यार ये नंबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो लोगों को भी विश्वास होने लग गया यार मार्केट में ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहे हैं, नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दम है लड़के में। ठीक है। तो फिर ईओ इवेंट हुआ, उसके अंदर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ, कंपटीशन में आया, कंपटीशन में मैंने सेकंड रनर अप रहा। आपने अभी जो जिसके बारे में बताया था, यस, सेकंड रनर अप रहा, वहाँ पे मेरी इन्वेस्टर से कनेक्शन बन गया। हाँ ये वाली चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि आपका इन्वेस्टर से कनेक्शन बन गया, आपसे इन्वेस्टर कनेक्ट हो गए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्वेस्टर आपसे कनेक्ट हो गया है किसी इवेंट में या फिर किसी भी कंपटीशन में, अब आप उस नेटवर्क को लेवरेज कैसे करते हो? अब आपको इन्वेस्टर दिख गए हैं, अब आपने इन्वेस्टर को रीच आउट कैसे किए? फिर आपने आप किए या नहीं किए, पहले तो मुझे आप ये बताइए। नहीं, इन्वेस्टर्स को तो रीच आउट करते हैं, लाइक किसी के साथ भी मिलते हैं तो उसकी जर्नी के बारे में जानने का मौका मिलता है, यार इसने कैसे किया होगा। तो हमें भी एक मोटिवेशन रहता है कि यार इसने जब ऐसे किया है तो मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो उसके जैसा ट्राई करने के लिए हमें उससे बार बार मिलना पड़ता है, और बार बार मिलने के लिए आपको इवेंट्स में जाना पड़ता है बार बार। अब इवेंट्स की बात रही तो इवेंट्स तो होते रहते हैं, लाइक स्टार्टअप्स के इवेंट्स होते हैं, कंपनीज के इवेंट्स होते हैं। अब जब आई स्टार्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे 80 से 100 स्टार्टअप है, और रेगुलर बेसिस पे आप वीकली भी देखोगे तो आई स्टार्ट के अंदर 2-3 इवेंट होते रहते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, उनकी प्रोफाइल को फॉलो कर लो, और रेगुलरली जब आप मिलने लग जाओगे तो एक अलग सा व्यवहार हो जाता है, यार ये लड़का बार बार दिख रहा है, मतलब इससे बात करनी चाहिए। तो जब इन्वेस्टर्स बात करने आ जाते हैं तो फिर हमें भी अपनी बात रख देनी चाहिए कि ये काम कर रहे हैं और ये ऐसा ऐसा आगे करेंगे। पता है महेंद्र जी, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना तो मुझे समझ में आया था कि आपने बहुत सारे कंपटीशन लड़े हैं अपने स्टार्टअप को लेकर के, और आपने उन बहुत सारे कंपटीशन में ना बहुत ज़्यादा विनिंग आपकी प्रोबेबिलिटी हुई है। किस चीज़ ने आपको स्टैंड आउट किया दूसरों से? आपको एआई तो नहीं बना रहे? नहीं, मैं एआई तो नहीं बना रहा, पर मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बार बार बोलते हैं कि यार फार्मर्स के लिए इनकम दोगुनी हो जाए। अब इनकम दोगुनी तो ऐसे तो नहीं हो सकती ना कि किसी प्रोडक्ट को महंगा बेचो, कम से कम उसकी सप्लाई चेन में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके हार्वेस्ट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने इन्हीं बेसिक सी प्रॉब्लम्स को समझा कि यार सप्लाई चेन इतनी बड़ी है, इसको मैं छोटा कैसे करूँ, क्या इस प्रोडक्ट को मैं बेसिक लेवल पे जाके इसके अंदर वैल्यू एड कर सकता हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यू एडिशन के कारण बहुत महंगी बिकती है। फार्मर्स वही एक सिंपल सा मैं ग्राउंड नट की बात करूँ, फार्मर्स जब ग्राउंड नट निकालते हैं तो 52 रुपीज़ पर केजी वो सेल आउट होती है, और उसी को अगर मैं वाइट लेबलिंग ब्रांड के अंदर पैक करके दे दूँ तो वो 120 रुपये किलो बिकती है। अग्री। तो उस पेपर के आगे बैनर क्या लग रहा है, उससे उसकी वैल्यू बन जाती है, उससे उसकी वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल। अब अगर मान लो मैं वही वैल्यू एडिशन का काम फार्मर्स को बोल दूं कि आप इसको घर के ऊपर ले जाके अपने ही वैल्यू एड करके दो मेरे को, तो वो इनकम किसके पास गई? फार्मर के पास गई। तो वही एक मोटिवेशन था कि वही करना है। लोगों को पसंद भी आता था कि ठीक है एआई एक तरफ चल रही है, एक तरफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी तो होना चाहिए। हाँ, ये एग्रीटेक का बूम आया है, ये एग्रीटेक का बूम आया। और अभी आपने जिन भाई साहब की बात की थी सर की, राजेंद्र सर की, वो भी इसी सेगमेंट में है। हाँ, वो स्टार्टिंग से लास्ट कुछ सालों से इसी सेगमेंट में। राइट। तो सर एक चीज़ तो मतलब आप ये जो चीज़ है उससे मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर हुई, वो ये हुई कि सरकार जिस चीज़ को लेकर के एक्टिव है, अगर आप उस चीज़ को लेकर के अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आपको रुकावटें कम आएंगी। रुकावटों का मेरे को पता नहीं कि रुकावटें कम आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, पर हमें एक सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स की बात करती है, मेरा स्टार्टअप सेम फील्ड में है, तो मेरे को ग्रांट्स लेने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आई। मेरे से हो सकता है मेरे से अच्छे स्टार्टअप्स आपको एजुकेशन के अंदर मिल रहे हो या किसी और फील्ड में मिल रहे हो, उनको शायद स्ट्रगल हुआ होगा कि यार वो फंड नहीं ले पाए, पर मेरा एग्रीकल्चर से था। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलता है कि यार फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, सेम फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ, तो मेरे को एक उनकी वॉइस का भी सपोर्ट मिलता है। यानी एक चीज़ बहुत क्लियर है, कि गवर्नमेंट की आइडिया के साथ जुड़ जाओ, आपको हर जगह से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा ये गारंटी नहीं है, पर हाँ आपको हेल्प होगी सपोर्ट मिलने में। राइट। लाइक एक आवाज़ उन पहले से सुनी हुई रहेगी, यार एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। अब ये लड़के ने प्रेजेंट किया है स्टार्टअप सेम फील्ड में, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो ये रियली सॉल्व करना चाह रहा है।
और हर एक स्टार्टअप बड़ा बनता है एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से। और जो मेरी वाली प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी आपको पता है, इंडिया का कमोडिटी का मार्केट 25 लाख करोड़ का है, बहुत बड़ा मार्केट है। देहात जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने हैं उसी फील्ड के सेगमेंट के अंदर। जब 25 लाख करोड़ का ये मार्केट है, देहात आज शायद एक यूनिकॉर्न 8,000 करोड़ के आसपास हाँ, की है, यस और मार्केट 25 लाख करोड़ का है। यस। मतलब देहात जैसी बहुत सारी कंपनीज अभी मार्केट में काम कर सकती है। ये वाली चीज़ें बहुत क्लियर हो गई सर। अब एक जो चीज़ आपने अभी रिसेंटली बताई कि आपने मल्टीपल ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया था, आपको मल्टीपल ग्रांट्स मिली थी, तो मुझे ये जानना है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रांट्स, सिर्फ ग्रांट से तो बड़ा बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। ग्रांट से बड़ा, हाँ ग्रांट से बड़ा बिजनेस नहीं हो। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़े फंड्स और बड़े लोग चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम हाँ। सॉल्व करनी पड़ती है, बड़े लोग चाहिए होती हैं। तो मेरे को आज आपसे जो कॉन्वर्सेशन अब करनी है वो करनी है कि हम अपने बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन ये है। देखो वैल्यूएशन का पार्ट है वो ज़्यादा आपको चार्टेड अकाउंट्स वाले बता सकते हैं, पर मेरे को जितना समझ में आता है, मेरे लिए वैल्यूएशन वही है जितना मेरा प्रॉफिट है, जितना मेरा टर्नओवर हो रहा है, उसके हिसाब से मैंने चार्टेड अकाउंट्स से मेरी लाइक कंपनी की वैल्यूएशन करवाई है। लाइक आईआईटी रोपड़ के कुछ स्पेशल जो चार्टेड अकाउंट्स है उन्होंने मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 15 करोड़ के आसपास करी थी आज के 1-1.5 साल पहले। और अभी कितनी है? अभी हम निकलवाए नहीं है, अभी निकालना पड़ेगा। ठीक, मतलब 15 करोड़ की वैल्यूएशन थी जो इस साल का आपका रेवेन्यू होने जा रहा है। हाँ, जितनी उस टाइम 2 साल पहले हमारी वैल्यूएशन थी उतना तो इस साल आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू। राइट राइट राइट। तो सर अभी आपका प्रोजेक्शन क्या है? अगर आज के टाइम से अब मैं स्टार्ट करता हूँ, 5 साल 4 साल निकल गए, 0 to 1 आप आ गए, 1 to 100 आप जा रहे हैं, अब आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? पहले आप सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि पहले सर्वाइव करेंगे तभी तो लड़ेंगे। देखो स्टार्टिंग के अंदर मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम मेरे खर्चे, लाइक मेरे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं कि 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये, उतने कस्टमर मैं पकड़ूँ, उनको उतना प्रोडक्ट सप्लाई करूँ ताकि मेरी डेली बेसिस की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं धीरे धीरे वो करने लग गया कि मैं धीरे धीरे सर्वाइव करने लग गया, खुद के एक्सपेंसेस उठाने लग गया, मेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में मेरा टारगेट रहा कि अब मैं टीम मेंबर ऐड कर लेता हूँ ताकि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही वो सोचे। राइट। तो मैंने एक टीम मेंबर रख लिया। धीरे धीरे हमारा एक लेवल आ गया कि हमने करीबन 5 से 10 टीम मेंबर्स के आसपास हमारी टीम हो गई। उसके बाद प्रॉब्लम समझ में आई कि टीम बढ़ाने से एक्चुअल धंधा नहीं बनेगा, एक्चुअल धंधा बनेगा टेक से, कि हम टेक के साथ में कितनी ग्रोथ कर पाते हैं। लाइक आप एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आप चाहते हो तो आपको टेक इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। राइट। तो स्टार्टिंग में हमारा पार्ट था कि हम लोग अपनी ब्रांड लॉन्च करें। हमने हमारी ब्रांड लॉन्च करी, करीबन 5000 रिटेलर्स तक हमारी ब्रांड को पहुंचाया। अभी हम लोग उसी ब्रांड को 10,000 रिटेलर्स तक पहुंचा रहे हैं। उसी सेगमेंट में अब हमने लॉन्च कर दिया फ्रेश स्टॉक, जो आपका एआई और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट संभाल रहा है, जो कि पूरा डिजिटल कर रहा है आपके पूरे सिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम। आपका जो अभी करंट इकोसिस्टम है जो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है उसको पूरा डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। फ्रेश स्टॉक वो पूरा डिजिटली कनेक्ट कर रहा है उसको। उसकी लॉन्चिंग के बाद में हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी। लाइक हमें 0 से 1 करोड़ पहुंचने के अंदर 1.5 साल लगा, 1 से 10 करोड़ पहुंचने के लिए हमें 1 साल लगा। अभी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमने टेक इन्वॉल्वमेंट ले लिया तो हम 10 से 100 करोड़ नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। ये आपका प्रोजेक्शन है? यस, प्रोजेक्शन है, टेक से हम कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो अभी महेंद्र जी मुझे थोड़ा सा ना आप गाइड कीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे फार्मर के लिए कुछ करना है, मैं भी एकदम उसी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, क्योंकि ये आपने बताया 25 लाख करोड़ का मार्केट है। 25 लाख करोड़ का, 25 लाख करोड़ का कमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सिर्फ कमोडिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ, तो ये इतना बड़ा मार्केट है जिसमें अभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन ला रहा है। तो मेरे जैसा है बच्चा जो अभी रिसेंटली कॉलेज में घुसा है, उसको अगर अपने बिजनेस में स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो वो किस तरीके से शुरू करे? क्योंकि आपके समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी आज हैं। तो आप किस तरीके से इसको गाइड करते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं कि इसकी जर्नी किस तरीके से इसको शुरू करनी चाहिए? देखिए, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करूँगा। लाइक आपको सिंपली जो गलतियाँ मैंने करी, लाइक मैंने प्रोडक्ट मंडी से ख़रीदा, उसको पैक किया, बेचा, आप उसमें थोड़ा सा प्रोसेस इन्वॉल्व करिए। प्रोसेस जैसे हनी निकलता है, आप हनी को
अच्छे से प्योर करके उसके अंदर कुछ अपनी तरीके से कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन्स या कुछ इमिग्रेंट जो हेल्थ के लिए अच्छे हो वो ऐड करके आप दीजिए, ताकि वहाँ आपका प्रोसेस इन्वॉल्व है। और जहाँ प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है ना, वहाँ मार्जिन्स रहते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट में स्टार्टिंग के अंदर मेरे को ये स्ट्रगल मिला कि मेरे मार्जिन्स कम थे, तो मेरे को मेरे खर्चे निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और जिन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है उनके अंदर मार्जिन इंक्लूड रहता है, तो आप महंगे बेच सकते हो। लाइक बिस्किट बनता है, गेहूँ मार्केट के अंदर बिकता है 19 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। महंगे से महंगा गेहूँ ले लो तो आप 54 रुपये किलो ले लो, 55 रुपये किलो ले लो। उसी का अगर हम बिस्कुट बना के बेचते हैं तो वो जाता है 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कमोडिटी मार्केट है ये एक ब्लू ओशियन है? यस, ये अभी रेड ओशियन नहीं बना है। कमोडिटी मार्केट बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बिखरा हुआ मार्केट है। लाइक हम इसको स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसमें अभी तक, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। क्या इसमें स्ट्रक्चर लाया जा सकता है? इंडिया पॉसिबल कि possible क्या है, इसमें like, स्ट्रक्चर लाया भी जा सकता है? पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैं बात करूँ यूएसए वगैरह की, वहाँ पे फार्मर्स भी बड़े हैं, प्रोड्यूसर भी बड़े हैं, तो इंडस्ट्रीज भी बड़ी है। तो एग्रीकल्चर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। आप यूएसए की बात करोगे तो इंडिया के अंदर फार्मर्स की संख्या 25 करोड़ के आसपास है, और किसानों के खेत यही 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, तो उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम है। तो जहाँ कम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लाइक आप गेहूँ ही 20 क्विंटल अपने खेत से निकाल रहे हो, क्या आप उसके 12 महीने तक बिस्किट बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एफपीओज बनाए कि चलो आप एक फार्मर्स नहीं कर सकते, आप 300-400 फार्मर्स या 1000 फार्मर्स मिलके उस प्रोडक्शन को या फिर उस प्रोडक्शन से प्रोडक्ट निकाल के आप उसमें वैल्यू एड करके बेचिए। राइट। तो हम कर सकते हैं, पर हम एफपीओ के साथ कर सकते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर तो होगा, आज नहीं तो आज के 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद होगा, होना तय है, पर हो सकता है उसमें टाइम लगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक महेंद्र जी, की आज उस बच्चों को आपको थोड़ा सा देखना है कि जो आज के समय स्टार्ट कर रहा है, कॉलेज में घुसा है, उसको अब आप लोगों को देख करके मोटिवेशन मिल रहा है। ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट को देख करके भी वो मोटिवेट हो रहे होंगे। तो आपका जो बैकग्राउंड जिस तरीके से चल के आया है, जहाँ से आप चल के जहाँ तक अपनी कंपनी को और अपने आप को लेके आए हो, अपने नाम को लेके आए हो, बाय वन ग्राम एज अ ब्रांड को लेकर के आए हो, 10,000 रिटेलर्स आपके कनेक्शन में होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हाँ, एक तो थोड़ी बड़ी सप्लाई चेन है। जिस छोटी सी चीज़ से लेकर के आपने इस चीज़ को बड़ा बनाया है, आप उसको क्या गाइड करोगे कि किस तरीके से उसकी जर्नी शुरू होनी चाहिए अगर वो उसको इसी कमोडिटी मार्केट में घुसना है? तो देखो, मेरा तो यही मानना है, वैसे अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है कि जितने ज़्यादा यंगस्टर एग्रीकल्चर में आएंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत बड़ा ओशियन है जिसकी तरफ किसी का नज़र नहीं है। आज मैं सेमीकंडक्टर बूम में बोल दूँ या एआई बूम में बोल दूँ, एग्रीकल्चर का बूम आना बाकी है। अभी इतना बूम आ चुका है, फिर भी ये एक स्टार्टिंग भी नहीं है। 25 लाख करोड़ का मार्केट और ये पॉपुलेशन इंडिया हैंडल कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अभी बनना बाकी है। राइट। हो सकता है फ्यूचर के अंदर अगर हमें कोई कंपनी, जितने टॉप 10 कंपनीज में नाम देखा जाए तो एक एग्रीकल्चर कंपनी हो। हाँ। और जल्द ही आने वाली है, क्योंकि इसका बूम आ चुका है। बूम आ रहा है धीरे धीरे। तो आप उसको किस तरीके से एक सजेशन देना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत किस तरीके से होनी चाहिए? जिसके पास मान के चलो आज उस बच्चे के पास रुपए नहीं है, आज उसके पास सच में रुपए नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहता है, आपकी तरफ से उसके लिए क्या लाइन या क्या सजेशन होगा? देखो, किसी के पास रुपए नहीं है, आज गवर्नमेंट दे रही है उसको। प्रॉब्लम रुपए नहीं है, प्रॉब्लम है उसका आइडिया। जिसके पास आइडिया है, रुपए अपने आप आ जाएंगे। लाइक मार्केट के अंदर अगर पैसे बहुत सारे लोगों के पास में, आप आइडिया जाके शेयर करिए। हो सकता है आपको टाइम लगे, थोड़ा स्ट्रगल हो कि यार मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, मेरे को बहुत सारा वर्क करना पड़ रहा है, मार्केट से डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, प्रेजेंट करना पड़ रहा है, सही प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा हो। पर अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टार्ट करिए। आप अभी स्टार्ट करोगे तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। पैसे प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आप पहले पैसे लाने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पैसे आ गए, अब आइडिया है नहीं आपके पास में, आइडिया है आपके पास में तो पैसा आ जाए, आते ही आप उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दोगे, तो आपकी कंपनी बनते चली जाएगी आगे। राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप शुरू करो आपके दिमाग में आइडिया के साथ। हाँ, आइडिया के साथ चालू करिए, उसको प्रेजेंट करिए, लाइक गवर्नमेंट को प्रेजेंट करिए, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है।
गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रांट देती है, और इतनी ग्रांट दे देती है आपको, लाइक आप 30-35 लाख रुपए तक की तो ग्रांट विद इन ए 2 ईयर ले सकते हो। तो आपने मैक्सिमम ग्रांट कितने की उठाई है सर? लाइक मैंने उठाई तो नहीं है, लाइक मेरा प्रोसेस चल जो रहा है मतलब कि अगर आपने ऐसा कोई ग्रांट का कंपटीशन हो जो आपने जीता हो। लाइक नियम, लाइक ये अपनी एग्रीकल्चर के अंदर RKY रफ्तार करके स्कीम चलती है, मैंने उठाई नहीं है, बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर वो 25 लाख तक की ग्रांट है। 25 लाख तक की 25 ग्रांट? लाख तक की, हाँ, टू ये ट्रांस। आइडिएशन पे है सर या फिर ये रेवेन्यू पे? आइडिएशन पे, लाइक आइडिएशन के बाद में, आइडिएशन पे 5 लाख मिलते हैं RKY रफ्तार से, फिर 25 लाख मिलते हैं, अच्छा। और 2 ट्रांस के अंदर मिल जाते हैं पैसे, लाइक 3-3 लाख रुपए में। आप अप्लाई करिए, इंक्यूबेशन सेंटर है जैसे नियाम, नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाला, जो अपने जयपुर में ही है, ये SKN कॉलेज जोबनेर के अंदर है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक है, मैंने सुना इसके बारे हाँ, में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर तो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर हो गया सारे स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा। पर मैं लेकिन जो आप बता रहे हैं ये एग्रीकल्चर के लिए? एग्रीकल्चर के लिए नियम RKY रफ्तार की स्कीम, आप RKY रफ्तार डालोगे हाँ, तो आपको वो स्कीम्स के लिए रिगार्डिंग जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, हाँ, ठीक। जिसमें इनिशियल स्टेज पे 5 लाख देते हैं, फिर 25 लाख है। अच्छा, इनिशियल में आइडिएशन पे 5 लाख देते हैं, आइडिएशन पे 5 लाख देते हैं, उसके बाद आपके ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, उसके बाद वो 25 लाख 25 तक लाख जाता है, मैक्सिमम 25 लाख यस, तक है। 25 लाख तक जाता तो है। कोई भी इंसान अगर एग्रीटेक में अपना स्टार्टअप बना रहा है या फिर उसमें बनाने का सोच रहा है, तो सिर्फ आपके आइडिएशन पे आप, जैसा सर ने बताया, 5 लाख तक की ग्रांट उठा सकते हैं, और अगर आप रेवेन्यू और ट्रैक्शन पे काम करते हैं तो 25 लाख 25 इज लाख दी तक मैक्सिमम maximum, अमाउंट, जो कि आपके बिजनेस को इनिशियल बूस्ट आराम से कर सकता है। आराम से कर इन्होंने तो 2.5 लाख से किया था। हाँ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें एकदम मुझे सॉर्ट हो गई हैं। इवन आपके फ्यूचर प्लान्स भी एकदम सॉर्टेड है सर। बट एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में उतरना पड़ा था। आपने बोला मंडी, हाँ, आप बहुत ज़्यादा आप गए मंडी, हाँ, मंडी भी मैं बहुत सारा गया हूँ। रिटेलर्स से मैंने बहुत सारे रिटेलर्स में स्टार्टिंग के अंदर मैं खुद बाइक से सप्लाई करता था अपने प्रोडक्ट्स, यही कालवाड़ रोड जयपुर के उनको अंदर। मोटिव मतलब कैसे आपने इन्फ्लुएंस किया कि आप सामान रखो? अच्छा, इसमें टर्न अराउंड साइकिल होता होगा जनरली, या किस तरीके इसमें से? क्रेडिट साइकिल भी होता है। क्रेडिट साइकिल जिस प्रोडक्ट में, मैं इसीलिए बोलता हूँ आप वैल्यू एडिट या प्रोसेस टाइप के प्रोडक्ट स्टार्ट करिए, उसमें अंदर आपको मार्जिन भी मिलेगा, और दूसरा आपका प्रोडक्ट चलने के चांसेस ज़्यादा है। मैं तो क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट के अंदर जहाँ पे रेट्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मार्जिन शॉर्ट हो जाते हैं, क्वालिटी के अंदर लड़ाइयाँ होती है, वहाँ से स्टार्ट किया था, तो मेरा मार्जिन कम थे, मेरे स्ट्रगल्स ज़्यादा हुए। पर आप एक प्रोसेस इंक्लूडेड या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के अंदर आओगे तो वहाँ मार्जिन्स आपको मिलेंगे। शुरू में आपने कैसे बिलीव कराया रिटेलर्स को? प्राइस के दम पे या क्वालिटी के दम पे? नहीं, मैं मेरे नाम पे ही बिलीव करवाता हूँ कि ये 52 ग्राम का प्रोडक्ट है, आपको इसकी सर्विस, इसकी क्वालिटी और इसके लोग, इसका व्यवहार, या ये एक ब्रांड, एक बड़ी ब्रांड मैंने उसको हमेशा से बताया। लाइक मैं जिस टाइम में खुद भी सप्लाई करने जाता था तो मैं उनको यही बोलता था कि ये एक आगे आने वाले टाइम में 1000 करोड़ की कंपनी है। बहुत बहुत जल्दी मुझे जिस तरीके से आप दौड़ रहे हैं, हाँ, मेरे को लग रहा है कि अगर ये डिजिटल वाला आपका अगर सेगमेंट आ गया, हाँ, तो शायद ये 2-3 साल में यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, आराम से। अगर हमारा फ्रेश, हाँ, ट्राई यही है कि फ्रेश स्टॉक वायरल हो मार्केट में। फ्रेश स्टॉक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लाइक सेल्स पार्टनर्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल बिजनेस, लाइक मैं जेप्टो की बात कर लूँ, जोमेटो की बात कर लूँ, या ब्लिंकिट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे लोग सिर्फ पार्ट टाइम आते हैं जॉब करने, जितना टाइम है उसके पास में उतनी डिलीवरियाँ करते हैं, पैसा लेते हैं, घर जाते हैं। सेम यही प्रोसेस हम फ्रेश स्टॉक के अंदर ऐड करने की सोच रहे हैं कि फ्रेश स्टॉक के अंदर कोई भी पर्सन आए, जितना उसको प्रोडक्ट अच्छी रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट FPO से प्रोडक्ट मिलेगा, उसको जहाँ बेचना है, जिसको बेचना है वो बेचे, अपना मार्जिन ले और आगे बढ़े। तो फ्रेश स्टॉक के अंदर हमारा ऐसा भी कुछ प्रोसेस चल रहा है जो हम डेवलप कर रहे हैं, अभी लॉन्चिंग में उसमें टाइम है। तो अभी हमारे पास कहाँ तक हमने एक्सपैंड कर लिया सर 52 ग्राम को? अभी हम सिर्फ राजस्थान में ऑपरेट कर रहे हैं या पैन इंडिया? राजस्थान, गुड़गांव। राजस्थान और गुड़गांव। तो हमारे जो 10,000 रिटेलर्स हैं वो राजस्थान और गुड़गांव मिला करके? राजस्थान और गुड़गांव मिला के। गुड़गांव में हमने अभी एक्सपेंड किया है, लाइक उसके अंदर ज़्यादा रिटेलर्स नहीं है, 20-30 रिटेलर्स है। तो अब इसको पैन इंडिया करने का आपका जो विचार है वो डिजिटल के साथ है? हाँ, डिजिटल के साथ में हम पैन इंडिया करेंगे, इसके साथ वहाँ पे बहुत सारे सेल्स पार्टनर्स बनाएंगे। हायरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आई आपको? हायरिंग प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको सॉर्ट कैसे कर रहे हो आप? लाइक क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप है ना, हाँ, जिस टाइम स्टार्टिंग फेज था ना, कंपनी को कोई जानता नहीं था, लाइक ट्रस्ट नहीं होता। लाइक किसी को भी आप जॉब के लिए रख रहे हो ना, तो सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट कि ये मेरे को सैलरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हाँ, मतलब सबसे मेन दिक्कत यही होती है कि यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ कि नहीं, सेफ हूँ कि नहीं। और जिस एज में मैं हूँ, लाइक जिस डिफिकल्टीज में मैं हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं दिखा सकता कि मेरी छवि बहुत बड़ी है, हाँ, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ। राइट। तो अगले आप जो सामने काम करने वाला, उसको एक डर रहता था महीने के एंड में, यार ये क्या पता मेरे को इसी महीने मना कर दे। उसको बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटीज फील होती थी।
राइट, अब हाँ, शुरू में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज। तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उसको दिलासा देते थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, बिकॉज पैसे नहीं होते थे। हाँ, पैसे नहीं होते थे, पर मैं क्या करता था, उसकी जितनी भी सैलरी है उसमें से मैं 20% 10% उसको दे दिया करता था अच्छा। कि ये चल तेरी सैलरी एडवांस में ले लेता हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई ये मेरे को निकाल देगा या इसके पास पैसे हैं नहीं। या ये हाँ, नहीं होते थे मेरे पास में, बेसिकली मैं फ्रेंड से मांग के देता था कि चल तेरे को जब होंगे तब देंगे। फिर धीरे धीरे रोटेशन बना, रोटेशन से गेम बना। तो पूरा सिस्टम सर सिर्फ मैनेजमेंट का है, आप कितना मैनेज कर पा रहे हो स्ट्रेस को, हाँ, ग्रोथ को? मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया, लाइक बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, सप्लाई चेन है, डिलीवरी है, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट है, पैकेजिंग है, R&D है, इतने सारे जब डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो स्टार्टिंग में तो सारे एक को ही करने होते हैं। हाँ, सब कोई तो मैं ही हूँ, मैं ही सेल्स वाला हूँ, मैं ही हाँ, टेक वाला हूँ। पर फिर क्या होता है, जैसे फाउंडर हम हैं तो हमने सोचा कि चलो हम मार्केटिंग के लिए एक लड़का लेके आएंगे जो हमारे लिए डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह बनाएंगे या वीडियोस रील्स बनाएंगे, पोस्ट करेंगे। तो हमारी थिंकिंग स्टार्टिंग के अंदर तो यही होती है। फिर क्या होती है, अरे यार मैं जब इतने सारे फील्ड्स देख रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग के साथ में इसको बोल देता हूँ कि तो डिलीवरी भी देख ले। ये हमारी थिंकिंग हो जाती है, तो उसको हम डिलीवरी में लाना चालू कर देते हैं। फिर उसको लगता है यार मैं आया मार्केटिंग के लिए था, अब मैं काम डिलीवरी में कर रहा हूँ। और हमारी ये प्रॉब्लम रहती है कि चलो ठीक है, मैं 5 फील्ड अलग देख रहा हूँ, एक फील्ड इसको दे दूंगा तो मैं 4 देखूंगा, ये 2 ये देख लेगा। तो ये थिंकिंग हो जाती है, दोनों तरफ फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू। सही लोगों का सही समय पे जुड़ जाना भी मुझे लगता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको मल्टीटास्कर लोग ढूंढने चाहिए। अगर जैसे मल्टीटास्कर की वो डिलीवरी में भी काम कर ले, मार्केटिंग में भी काम कर ले, रील भी बना ले तो पोस्ट भी बना ले। राइट। तो मल्टीटास्कर ढूंढने चाहिए। अगर आपको 2 ही मल्टीटास्कर पर्सन मिल गए ना, तो आपका स्टार्टअप बन गया। स्टार्टअप आइडिया से, पैसों से, इनसे नहीं बनता। स्टार्टअप के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है, जो बैकबोन होती है, वो होती है टीम। आपके पास जितनी बड़ी टीम है, जितने बड़े मल्टीटास्कर पर्सन है, आप उतने आगे हो। राइट, क्योंकि आपकी टीम ही तो स्ट्रेंथ है। हाँ, पूरा ब्रेन, पूरा ऑपरेशन, पूरा सेल्स, सब कुछ वही संभाल रहा है। सप्लाई चेन वाले बिजनेस के अंदर तो ट्रस्ट चलता है, लाइक किसी से पैसा लेके भी आना है, केस जमा भी करके आना है। तो ये चीज़ें भी चलती है कि यार ये कभी इसमें फंसे हैं आप, कुछ ऐसा फ्रॉड? जस्ट बहुत सारे होते रहते हैं, लाइक सेल्स पर्सन पार्टी से पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। फिर उसको कैसे आप संभालते हो? उनको बस वही ये ऑफ द कैमरा बात कर लेंगे। बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, वैसे PAPSI होती है तो वो कहीं छोड़ के जाता नहीं है। राइट। उसके अकाउंट्स हमारे पास में रहते हैं। नहीं, बहुत ही। और पहले से बॉन्ड आजकल साइन होने लग गए कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। बट सर, जिसको कांड ही करना है उसके लिए बॉन्ड क्या चीज़ है? हाँ, फिर तो वो करेगा ही करेगा, तो फिर तो पुलिस वाले रास्ता है और क्या है। राइट। कोर्ट। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ, और टीम वैसे धीरे धीरे बनती है तो लीगल टीम बनी जाती है। नहीं, बिल्कुल। तभी आप लीगल टीम भी रखते हैं इन हाउस? हाँ, लीगल टीम प्रॉपर लीगल टीम। तभी आप प्रॉपर जयपुर से ऑपरेट कर रहे हैं ना? प्रॉपर जयपुर से ऑपरेट कर रहे हैं। राइट। सो लाइक अभी जो मैं देख पाया, मैंने स्टोरी जो सुनी, वो ये बताती है कि आपकी ग्रोथ के लिए आपका डिजिटल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। तो आपने भी किसी को देखा क्या कि किसी ने कुछ ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूं, या फिर इसमें आपका पहला ही आप इंसान है जो इस तरीके से कर रहे हैं चीज़ें? नहीं, हम रेगुलरली अगर हम जोमेटो के, स्विगी के या ब्लिंकिट के हम डेटा देखते रहते हैं ना, तो आपको भी दिखेगा कि आप जब उनके डेटा देखोगे तो कुछ टाइम तक उनकी ग्रोथ है वो सिमिलर चलती रहती है, फिर एकदम से उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो वहाँ पे टेक इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट। टेक इन्वॉल्वमेंट रहता है, या फिर वहाँ पे फंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्निंग चालू कर दी। राइट। तो बर्निंग तो हम नहीं कर सकते, पर हम टेक इन्वॉल्व करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो ला सकते हैं। मैंने अभी जिस तरीके से आपसे अभी लाइक बिहाइंड द कैमरा भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपके जो विजन है बाय वन ग्राम को लेकर के, या फिर आपने अपने स्टार्टअप या फिर अपने करियर को जिस तरीके से एक शेप दी है, वो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी यंग फाउंडर के लिए, स्पेशली जो शुरू कर रहा है। अभी आपकी करंट एज जो है वो आप अभी आप ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी आप बहुत यंग हैं, और उस तरीके से आप में जो मैच्योरिटी है, बिजनेस को समझने की जो क्षमता है, वो बहुत सही समय पे आप में आ गई है। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे पास, मैं आपको 1-2 बार और बुलाऊँ अपने पॉडकास्ट पे, हम लोग और इस तरीके से चीज़ें डिस्कस करते रहें। बाकी अगर किसी भी इंसान को आपसे कनेक्ट होना है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर चीज़ में हैं, और इस पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम लोग कनेक्ट करें, बिकॉज हम लोग अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को लेवरेज नहीं कर पाएंगे, और किसी भी कनेक्शन को अगर आप लेवरेज नहीं कर पा रहे तो उस कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है।
तो अगर किसी को बाय वन ग्राम से कनेक्ट होना है तो, या फिर आपसे कनेक्ट होना है तो वो क्या लिंक्डइन और यही एक माध्यम हाँ, है इस आप तरीके से? लिंक्डइन से मेरे से कनेक्ट हो जाइए, या बायोनग्राम की वेबसाइट है, और अगर वहाँ से भी आप कनेक्ट नहीं हो रहे तो बायोनग्राम का प्रोडक्ट राजस्थान के 10,000 रिटेलर्स के पास में है, और एक एक प्रोडक्ट पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, राइट, और वहाँ से भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। बिल्कुल। तो जिनको भी कनेक्ट होना है किसी के भी रिगार्डिंग, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप जॉब के लिए भी ये है क्या एप्लीकेबल अगर कोई यस, जॉब ढूंढ रहा है ऑलरेडी तो? हमारी वैकेंसीज हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑन रहती है। राइट, किसी को अप्लाई करना हो। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, हाँ। आप जाके देख भी सकते हैं उस तरीके से। हम्म, बाकी सर आपके साथ बात करके मज़ा आया। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हम लोग प्रॉपर एक बार ना एक सेशन लें, सिर्फ ग्रांट्स की बात करें उसमें, ओके। और उसमें मैं सोचूंगा कि एक दो लोग ना एज अ गेस्ट भी हम अलग से बुलाएं जो सच में इस चीज़ पे काम कर रहे हों, और एक ग्रुप डिस्कशन पे हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ज़रूर। अभी तो इसको इतना ही रखते हैं, और आपसे बिल्कुल सेकंड टाइम मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। थैंक यू ज़रूर। सो मच फॉर कमिंग। इफ़ यू लाइक द पॉडकास्ट, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो यार पार्टी से पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। फिर इसको कैसे आप संभालते हो? उनको बस वही है, ऑफ द कैमरा हम बात कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, 3, 2